इस वीडियो में हम रिएक्ट के यूज रेफ हुक के बारे में पढ़ेंगे। यूज रेफ हुक हमारे रिएक्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हुक है दैट इज मोर कॉमनली यूज्ड। और हम देखते हैं कि इसका यूज केस क्या है और कब हमें इसको यूज करना चाहिए। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। इट इज अ रिएक्ट हुक दैट लेट्स यू रेफरेंस अ वैल्यू दैट्स नॉट नीडेड फॉर रेंडरिंग। सो हमको ऑलरेडी पता चल गया कि यूज रेफ का मतलब ही रेफरेंस है। तो इसका हुक का यूज हम किसी एक वैल्यू को रेफरेंस देने के लिए करेंगे दैट्स नॉट नीडेड फॉर रेंडरिंग, जिसका जो हमको रेंडर करवाने की यानी कि अपने कंपोनेंट में विजिबली दिखाने की यूज़र को ज़रूरत नहीं है। काउंटर्स को हम दिखाते हैं कि ये इसका काउंट है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, बट यूज़ रेफ को हम तब यूज़ करेंगे जब हमको यूज़र को कुछ दिखाना नहीं है, हमको ये वैल्यू सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए रखनी है। वी डोंट वांट टू गिव इट टू द यूज़र कि देखो ये इसकी वैल्यू में चेंज आ रहा है। सो यहाँ पे यूजेज हमने बता रखा है। यहाँ पे पहले रेफरेंस देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स कैसा है। तो ये जस्ट लाइक अदर हुक्स हमको पहले क्या करना पड़ता है, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है और फिर ये हमारा कंपोनेंट स्टार्ट हो जाता है। जस्ट लाइक अदर हुक्स यहाँ पे हम यूज रेफ हुक, यहाँ पे हम इसकी इनिशियल वैल्यू देते हैं जैसे कि हम बाकी हुक्स में यूज स्टेट के केस में भी करते हैं। और यहाँ पे हमको क्या मिलता है, इसका हम कुछ भी नेम रख सकते हैं। तो इंटरवल रेफ जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है और यहाँ पे एक और हमने यूज रेफ हुक से यूज़ करा है, इसका हमने नाम रखा है इनपुट रेफ। तो ये हमने दो हमने यूज रेफ हुक क्रिएट करे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। नेक्स्ट आ जाते हैं पैरामीटर्स भी ऑलरेडी नो कि यहाँ पे हम क्या देते हैं, इसकी इनिशियल वैल्यू। और हमको रिटर्न क्या होता है, जैसे कि जो हमारा यूज स्टेट हुक था उसमें हमको दो चीज़ें रिटर्न होती थी। एक तो हम कुछ भी जैसे काउंट और सेट काउंट, ये हम दो चीज़ें रिटर्न करते थे। बट इन केस ऑफ यूज रेफ हुक हमको क्या रिटर्न होता है, इसका हमको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है विद अ सिंगल प्रॉपर्टी। यानी कि अब हमको इन लाइंस के बाद अगर कभी भी मेरे को ये चीज़ को यूज़ करना है ना, इस वाले हुक को यूज़ करना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, इंटरवल रेफ डॉट करेंट। क्योंकि ये क्या देता है, ये जो हमको रिटर्न करवा रहा है इसके अंदर, जिसको कि हम इंटरवल रेफ के नेम से स्टोर कर रहे हैं, दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी प्रॉपर्टी है करंट। ठीक है, तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट हमारा जिसको कि हमने ये नाम दे दिया है, हमारे ऑब्जेक्ट का नाम हो गया इंटरवल रेफ और इसकी प्रॉपर्टी करंट, इंटरवल रेफ डॉट करंट। तो यानी कि जो भी मैं इस हुक में आगे स्टोर करवाऊंगी वैल्यू, तो वो मेरे को किसके यूजेज से करवाऊंगी, मैं इंटरवल रेफ डॉट करंट। और जो भी मैं उसकी वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहती हूँ या उसको इंक्रीज करना चाहती हूँ तो उसको मैं उससे करवाऊंगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब यहाँ पे यूजेज पे। तो यहाँ पे हमने फिर वही करा है कि इंटरवल रेफ और यहाँ पे हमने इनिशियल वैल्यू ली 0। नेक्स्ट हमने क्या करा कि यहाँ पे हैंडल स्टार्ट क्लिक, अब हम यहाँ पे काउंटर चला रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि सेट इंटरवल एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है जिससे कि अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर कोड एक टाइम लिमिट के बाद दोबारा रन करना है, लेट्स से कि आपको कोई काउंटर है जो आपको हर 1 सेकंड में उसमें कुछ चेंज लेकर आना है वैल्यू में, तो वो आप करते हो। सो यहाँ पे क्या होगा कि हर इंटरवल के बाद यानी कि हर 1 सेकंड के बाद ये जो हमारा सेट इंटरवल है इसके अंदर जो भी लॉजिक है वो हर 1 सेकंड के बाद रन होगा और इंटरवल आईडी में वो चीज़ स्टोर हो जाएगी जो भी हमारा लॉजिक होगा वो। तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमको जो इंटरवल रेफ जो हमने हुक बनाया था उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इंटरवल रेफ डॉट करंट। यानी कि हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको राइट कर रहे हैं, हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इंटरवल रेफ डॉट करंट में हम जो भी इंटरवल आईडी होगी उसको हम स्टोर कर लेंगे और बाद में हम इसको, अब जब भी हमको इसकी वैल्यू देखना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है लेटर यू कैन रीड दैट इंटरवल आईडी फ्रॉम द रेफ सो दैट यू कैन कॉल क्लियर दैट इंटरवल। और जो हमारा हैंडल स्टॉप क्लिक है उसमें हम क्या कर देंगे, इंटरवल आईडी जो भी है ना हमारी, उसको हम सेट कर देंगे और हम इस इंटरवल को क्लियर कर देंगे। क्लियर इंटरवल करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आपके कोई दूसरे कंपोनेंट हैं, सपोज करो कि आपने ये रेफ हुक तो लगा दिया, ठीक है, और इसकी वजह से आपका कंपोनेंट दोबारा से रेंडर नहीं होगा, भले ही इसकी वैल्यू अपडेट हो रही है बट आपका कंपोनेंट अपडेट नहीं होगा, वो विजिबली आपको नहीं दिखेगा अपडेट होता हुआ, इसकी वजह से चेंज नहीं आएगा। बट अगर कोई और दूसरी स्टेट है जिसकी वजह से चेंज आ रहा है तो उस केस में आप नहीं चाहते ना कि ये वापस से रेंडर हो, इसके में कुछ दिक्कत आए, तो इस वजह से आपको इसको क्लियर इंटरवल भी करना पड़ता है। फिर यहाँ पे एक हमारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। यहाँ पे हमने क्या करा है, क्लिक मी करके एक बटन बनाया और बटन पे हम हैंडल क्लिक करवा रहे हैं। हैंडल क्लिक के अंदर हमारा क्या लॉजिक है कि वही हमने रेफ डॉट करंट लिया है, हमने एक यूज़ रेफ हुक क्रिएट करा है, यहाँ पे रेफ हमने उसका नेम रखा और अब हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, रेफ डॉट करंट में हम क्या वैल्यू रख रहे हैं, जो भी पहले इनिशियल वैल्यू थी हमारी 0, फिर रेफ डॉट करंट में हम क्या करें कि जो भी उसकी करंट वैल्यू है उसमें +1 कर दो और उसके बाद हम अलर्ट करके उसको शो करवा रहे हैं। तो जैसे जितनी बार भी मैं क्लिक कर रही हूँ तो आप देख सकते हो कि ये मेरे को अलर्ट दिखा रहा है। एक और इसका एक एग्जांपल है जो कि है स्टॉप वॉच का।
तो स्टॉप वॉच हमारी क्या कर रही है कि पहले ही हमारी स्टॉप वॉच है जो अभी हम देख रहे थे ना इंटरवल, तो इसमें हम इंटरवल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये पहले तो हमने इसमें स्टेट भी बनाई है और हमने इसमें यूज़ रेफ हुक भी कराया, यानी कि यूज़ स्टेट और यूज़ रेफ हुक दोनों इसमें यूज़ हो रहे हैं। अब स्टेट के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो कि हमने स्टेट बनाई दो चीज़ों की, स्टार्ट टाइम और नाउ। नाउ वो टाइम है जो इस टाइम पे अभी चल रहा है, और स्टार्ट टाइम जो भी हम स्टार्ट करेंगे उस टाइम का। इसको हम स्टार्ट करके इसको हम स्टॉप कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, अब मैं इसको रीसेट करती हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देखो कि स्टार्ट टाइम और सेट स्टार्ट टाइम हमारा एक स्टेट है, इसी तरीके से नाउ और सेट नाउ हमारी एक स्टेट है। और अब हमारा हुक क्या है, हमारा यूज़ रेफ हुक हमने कहाँ यूज़ करा है, इसमें इंटरवल रेफ। इसको हम स्टोर कर रहे हैं अपने रेफरेंस के लिए, यूज़ रेफ हुक का यूज़ करके। यहाँ पे हमने यूज़ रेफ हुक डाला है। अब क्या कर रहे हैं, जब भी हमारा, पहले देखते हैं यूआई में, तो देखो यहाँ पे हमारा बटन है स्टार्ट का, हैंडल स्टार्ट, हैंडल स्टॉप। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं हम। हैंडल स्टार्ट हमारा क्या करवा रहा है, सबसे पहले तो स्टार्ट टाइम के अंदर जब हैंडल स्टार्ट जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो जो भी अभी टाइम है इस टाइम का वो इसमें सेट स्टार्ट टाइम में आ जाता है। फिर उसके बाद सेट नाउ में भी वही वाला टाइम आ जाता है हमारा। तो यानी कि जैसे ही हमने क्लिक करा वो क्या होगा, वो स्टार्ट हो जाएगा, दोनों में ये सेट हो जाएगा। ये हमारी स्टार्ट टाइम और नाउ दोनों चीज़ें, अभी का जो टाइम चल रहा होगा वो सेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा कि क्लियर इंटरवल कर देगा, जो भी अगर पास्ट में हमारा क्लियर कोई भी पुराना चल रहा था ना उसको ये क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। ताकि इससे क्या होता है कि हमको क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि अभी हम स्टेट में चेंजेस कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे हम स्टेट में चेंजेस कर रहे हैं, तो इस वजह से हमको क्लियर इसको करना पड़ता है। फिर हम क्या करवा रहे हैं, फिर हम इंटरवल रेफ डॉट करेंट, मतलब हम नई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। और नई वैल्यू हम हर 10 सेकेंड बाद, ये देख रहे हो आप, ये हम 1 मिली सेकेंड बाद हम इसको स्टोर करवा रहे हैं कि हम जो नाउ की वैल्यू है ना वो हर 10 सेकेंड बाद हम उसको चेंज कर रहे हैं। देखो सेट नाउ हर हमारे ये मिली सेकेंड बाद अपडेट हो रहा है। तो स्टार्ट टाइम की वैल्यू हमारी सेट है, बट हर एक मिली सेकेंड के बाद हम इसको क्या करवा रहे हैं, हम इसको अपडेट करवा रहे हैं अपने नाउ की वैल्यू को। ठीक है, तो हमको जो वैल्यू दिख रही है वो स्टार्ट टाइम, तो जो नाउ की वैल्यू है वो हमारी चेंज हो रही है। अब जैसे ही हम स्टॉप पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हैंडल स्टॉप में जो भी हमारा इंटरवल रेफ चल रहा होता है ना डॉट करंट, वो पूरा क्लियर हो जाता है। और वो क्लियर होने के बाद जब वो क्लियर हो जाता है तो अब हम यहाँ पे वैल्यू कौन सी दिखा रहे हैं, देखो यूआई में हमको किसकी वैल्यू दिख रही है, सिर्फ इसकी टाइम पास्ड की। तो अब टाइम पास्ड की वैल्यू क्या है, देखो सेकेंड पास्ड डॉट 2 ये तो हमने डेसिमल्स को लगाने के लिए करा है। तो देखते हैं सेकेंड पास्ड हमारा क्या है। सेकेंड पास्ड हमारा स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, और 0 के बाद अगर स्टार्ट टाइम नल नहीं है और नाउ भी नल नहीं है, यानी कि इसका ये मतलब है कि आपने जो है स्टार्ट पे बटन पे क्लिक कर दिया है, क्योंकि इनिशियली तो वो क्या होते हैं, नल होते हैं। वो हमारे नल से कब हटते हैं, जब हम हैंडल स्टार्ट कर देते हैं। तो ये यही चेक कर रहा है कि अगर ये दोनों नल नहीं है तो क्या करो, जो भी नाउ की वैल्यू है, नाउ की वैल्यू हमारे हर 1 मिली सेकेंड के बाद अपडेट हो रही थी। पहले वो स्टार्ट हुई थी स्टार्ट टाइम के साथ साथ, बट वो हर हमारे 1 मिली सेकेंड के बाद अपडेट हो रही थी। तो नाउ में से माइनस कर दो जो भी हमारी स्टार्ट टाइम की वैल्यू है उसको, और उसको डिवाइड कर दो 1000 से। तो इससे हमारा ये आ जाता है कि जब हमारी स्टार्टिंग की जो हमारा टाइम था और जो अब का टाइम है उसमें कितने हमारे सेकंड्स जो हैं वो पास हो गए हैं। और सेकंड पास होने के बाद हमारे जो सेकंड आते हैं उसको हम डेसिमल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इससे हमारा ये एक, आप देख सकते हो, ये स्टॉप वॉच का काइंड ऑफ ये बन रहा है कि जैसे हमने स्टॉप किया तो वैसे ही वो हैंडल स्टॉप पे जाएगा और वो उस इंटरवल को क्लिक कर देगा। और जो हमारा नाउ है वो हमारा जो ये इंटरवल रेफ है ना, ये हमारा अपडेट हो जाएगा। ये सेकंड पास्ट हमारा बन किससे रहा है, ये सेकंड पास्ट हम किससे बना पा रहे हैं, नाउ और स्टार्ट टाइम से, जो कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में करे थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसमें यूज़ रेफ हुक का हम यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, हम मेन यूज़ रेफ का हुक कर रहे हैं यहाँ पे। देखो जहाँ हम स्टॉप करवा रहे हैं ना, वहाँ हम जो भी इसकी वैल्यू थी इसको क्लियर कर रहे हैं, और इसको क्लियर कर रहे हैं तभी हम यहाँ पे सेट नाउ को इसके थ्रू ही तो हम अपडेट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम यूज़ रेफ हुक का डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहे, बट इनडायरेक्टली हम यूज़ रेफ हुक के यूजेज से ही हम अपने इस स्टेट को अपडेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम स्टेट में इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे हम इसको यूज़ करते हैं। अब हमको दे रखा है कि आप कभी भी ना इसको राइट और रीड डायरेक्टली रेंडरिंग के टाइम पे मत करो। तो रेंडरिंग का टाइम का क्या मतलब होता है कि देखो यहाँ पे एक फंक्शन है हमारा, कंपोनेंट है ये। तो आप कंपोनेंट के अंदर डायरेक्टली, हमने पहले ही पढ़ा था कि इसको हम रेफरेंस देने के लिए यूज़ करते हैं, कभी भी हम इसको डायरेक्टली उसमें यूज़ नहीं करते। तो आप रिटर्न में विजुअली उसको नहीं दिखा सकते। जैसे यहाँ पे आप स्टेट की वैल्यू दिखाते हो ना, काउंट की वैल्यू दिखा देते हो आप, यहाँ पे हम इसकी सेट नाउ की वैल्यू दिखा देते हैं। तो इस तरीके से आप विजिबली इसको यूज़ ना करो ऐसे डायरेक्टली, कि आप यूज़र को इसकी वैल्यू कभी मत दिखाओ अपने कंपोनेंट के अंदर। आप लॉग्स में दिखा सकते हो, अलर्ट में दिखा सकते हो, या फिर आप यूज़ स्टेट के साथ उसको यूज़, मतलब उसके लॉजिक में उसको यूज़ कर सकते हो।
नेक्स्ट है कि कभी भी इसको ना राइट भी मत करो। राइट मतलब इसकी वैल्यू को डायरेक्ट मत लिखो। अब आप बोलोगे अभी तो हम पहले लिख रहे थे, यहाँ पे हमने करा था, इसकी वैल्यू को चेंज करा था, बट वो आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो हम फंक्शंस के अंदर कर रहे थे, हैंडल स्टार्ट, हैंडल स्टॉप, उनके अंदर कर रहे थे। तो आप ना इसको डायरेक्टली ऐसे अपने मेन लॉजिक में मत लिखो, इसको हमेशा किसी फंक्शंस के अंदर। देखो यहाँ पे जैसे कि आपने यहाँ पे हैंडल क्लिक के अंदर लिखा है इसको, ठीक है, यहाँ पे इसको अपडेट करा। इसी तरीके से आपने इसको इफेक्ट के अंदर लिखा, यानी कि आपने यूज इफेक्ट हुक के अंदर लिखा। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करो, बट ऐसे डायरेक्टली इसको आप मेन लेवल में मत लिखो। नेक्स्ट आ जाते हैं मैन्युपुलेटिंग दी डॉम विद रेफ। नाउ जो अभी हमने स्टेट के साथ इसको यूज़ करने का देखा, दैट इज़ वन थिंग, बट जहाँ पे आपका मेन इसका यूजेज रहेगा ना रेफ हुक का, वो आपका रहेगा कि जब भी आपको किसी डॉम एलिमेंट, जैसे आपके इनपुट हो गए, आपका कोई डिव हो गया, कोई हेडिंग हो गई, उसमें आपको कुछ उसके CSS में कुछ चेंज करना है, जैसे हम jQuery में करते हैं या फिर हम नॉर्मल प्लेन जावास्क्रिप्ट में करते हैं ना कि बैकग्राउंड चेंज करना, कलर चेंज करना, उसके CSS में कुछ चेंज करना है, तो वो आप उसको मैन्युपुलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने एक इनपुट है, उसका नाम रखा हमने इनपुट रेफ, नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो, और फिर हमने यूज रेफ हुक बनाया, इसमें हमने यहाँ पे नल डाल दिया। अब हम क्या करोगे, जब जो भी आपका कंपोनेंट का कोड होगा उसमें आपने इनपुट यूज़ करा, इनपुट के साथ आप ये प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट यूज़ करो रेफ, ठीक है, और रेफ के अंदर आपको नाम डाल देना है जो भी आपने जिस भी नाम से बनाया ना, XYZ जो भी आपने नाम बनाया, यहाँ पे हमने इनपुट रेफ बनाया था, ये नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। अब आपका कोई भी फंक्शन होगा या फिर आप XYZ कहीं पर भी कुछ भी आप यूज़ कर रहे होगे ना, और आपको इस इनपुट में कुछ चेंज लेकर आना है, इसको फोकस करना है, इसका कलर चेंज करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। इनपुट रेफ डॉट करंट, ये तो हमको पता है कि रेफ से हमको डॉट करंट मिलता है, डॉट फोकस, और ये वाले जितने भी आपके ये होते हैं ना, जब आप डॉट लिखोगे तो आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज आप देख भी सकते हो कि क्या क्या आप इसमें एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसके बारे में और भी पढ़ सकते हो अगर आप देखना चाहो कि आप कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इसमें चेंज करते हो। देखो यहाँ पे स्क्रॉल इनटू व्यू इन्होंने कर रखा है, फिर बाकी भी और कई तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अभी हम इस पे वापस आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ मैनिपुलेटिंग, यहाँ पे हमने एक इनपुट बनाया है, वही हम सेम चीज़ कर रहे हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो करंट, ये हमेशा पहली एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो भी आपने रेफ हुक बनाया है ना, उसके साथ डॉट करंट आएगा हमेशा, ठीक है। इनपुट रेफ डॉट करंट, फिर उसके बाद डॉट फोकस, जो भी आप करना चाहते हो। जैसे इस पर क्लिक करा तो वो फोकस कर रहा है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे स्क्रॉलिंग एन इमेज इनटू व्यू, यहाँ पे इन्होंने कोड लिख रखा है। तो जैसे ही यहाँ पे भी देखो हमने बटन्स बनाया ना, स्क्रॉल टू इंडेक्स, यहाँ पे हमने अलग अलग उनको नेम दे दिया। अब ये हमारा पैरामीटर जा रहा है 0 1 2। फिर यहाँ पे हमारे कोड में क्या हो रहा है, कैट फ्रेंड्स बना हुआ है कोड, स्क्रॉल टू इंडेक्स, जो भी हमारा इंडेक्स नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे लिस्ट, ये भी हमने देखो यहाँ पे एक बना रखा है ना लिस्ट रेफ। लिस्ट रेफ हमने कहाँ बनाया है, ऊपर, ये देखो ये रहा लिस्ट रेफ। यूज रेफ का यूज़ करा है, पहले इनिशियल हमने इसको नल दिया है। अब क्या करेगा कि जो भी लिस्ट नॉट, हमको पता चल जाएगी कि जो भी डॉट करंट, जो भी इसकी वैल्यू होगी ना, वो ये क्या कर देगा, लिस्ट रेफ डॉट करंट हमने ऐड कर लिया। और फिर इसके बाद इमेज नॉट, तो इमेज नॉट डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू, ये देखो इमेज नॉट मतलब जो भी इमेज की नॉट होगी, तो ये क्या करेगा, इसमें इसने क्वेरी सिलेक्टर लगा दिया कि जो भी इमेज होगी वो क्या हो जाएगी, स्क्रॉल इनटू व्यू भी हमारी एक प्रॉपर्टी है। तो स्क्रॉल इनटू व्यू मतलब वो बिहेवियर में स्मूथ हो और क्या आ जाए, वो नियरेस्ट इधर आ जाए। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो ये यहाँ पे ये चेंज हो रही है। ये इसमें तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट लगी हुई है कि आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू, बट मेन जो हम यहाँ पे यूज रेफ हुक का यूज़ कर रहे हैं वो हम इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, डॉट करंट, ठीक है। लिस्ट नोड में हम इसकी जो करंट वैल्यू है उसको चेंज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्लेइंग एंड पॉजिंग अ वीडियो। तो यहाँ पे हमने पहले एक स्टेट भी बनाई है और यहाँ पे हमने एक यूज रेफ हुक भी बनाया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम प्ले कर रहे हैं तो नेक्स्ट इज प्लेइंग, अगर प्लेइंग जो है वो नेक्स्ट इज प्लेइंग यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम इसको अपडेट कर रहे हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो फिर हम, अगर ये प्लेइंग जो भी अभी वैल्यू होगी ना इज प्लेइंग, अगर वो ट्रू होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा और नेक्स्ट इज प्लेइंग में आ जाएगा। अगर वो फॉल्स होगा तो वो ट्रू हो जाएगा, और फिर उसके हम चेंज करें। देखो डॉट करंट, टू प्ले और टू पॉज। जैसे अभी हमने स्क्रॉल इनटू व्यू पढ़ा, उससे पहले हमने फोकस पढ़ा था। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप इजीली देख सकते हो, आप सर्च करोगे तो, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं नीचे, अवॉइडिंग रिक्रिएटिंग दी रेफ कंटेंट। तो क्या करना होता है आपको कि आपको ये ध्यान रखना होता है कि हमको ये पता है कि अगर हमने यूज रेफ हुक की वजह से हमारा अगर कुछ भी अपडेट हो रहा है जो हम यूज रेफ हुक के अंदर कर रहे हैं, तो उससे हमारा कंपोनेंट रेंडर नहीं होगा। बट अगर कोई दूसरी स्टेट भी होती है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपका एक यूज रेफ हुक होगा। अगर उन स्टेट में कोई चेंज आता है तो आपका कंपोनेंट रेंडर होगा ना, और उससे फिर आपका हो सकता है, क्योंकि वो रेंडर होगा तो आपका कोड दोबारा से पूरा देखेगा, वो चेक करेगा कि कहाँ कहाँ चेंज आया है। तो ये बोल रहे हैं कि आप ना जैसे कभी भी इस तरीके से आप कोई यूज रेफ हुक बनाते हो तो यहाँ पे इनिशियल जो आप वैल्यू डालते हो ना, वो ऐसे न्यू मत करके मत डालो,
क्योंकि ये करने से क्या होगा कि ठीक है भले ही आप इसमें कुछ चेंज नहीं करवा रहे, बट जब आपकी किसी स्टेट वगैरह की वजह से आपका कंपोनेंट दोबारा से रेंडर हुआ तो ये दोबारा से इस लाइन को जाएगा और हर बार ये नया क्रिएट होगा। अब यहाँ पे तो अगर कोई आपका बड़ा ऑब्जेक्ट हुआ, कुछ ऐसा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ हुई, तो वो बहुत आपकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा। तो इसकी जगह आप क्या करो, स्टार्टिंग में इसको ले लो नल, और फिर उसके बाद आप ये देख लो कि क्या इसकी वैल्यू जो है वो नल है। अगर इसकी वैल्यू नल है, क्योंकि अगर आपका ये यूज स्टेट की वजह से, किसी दूसरे स्टेट की वजह से आपका कंपोनेंट रेंडर हुआ होगा ना, तो उसकी वैल्यू नल नहीं होगी, ठीक है। तो उसकी वैल्यू नल नहीं होगी तो ये आपका पार्ट स्किप हो जाएगा। बट अगर उसकी वैल्यू नल है, यानी कि वो इनिशियली चला है, तो फिर ये अपडेट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होगी। इसको आप देख के कंफ्यूज मत होना, इसमें मेन बस ये चीज़ है कि क्योंकि हमको पता है कि यूज़ रेफ में कोई भी चेंज आएगा, उसको हम अपडेट करेंगे तो उससे हमारा कंपोनेंट वापस से रेंडर नहीं होता है। कंपोनेंट रेंडर का मतलब रिएक्ट चेक करता है, रिएक्ट जो है वो पूरा कंपोनेंट जो है वो दोबारा से चेक करता है कि कहाँ पे किस किस चीज़ को अपडेट करना है। ब्राउज़र रीलोड होना इज़ नॉट कंपोनेंट रेंडर, क्योंकि रिएक्ट में हमारा ब्राउज़र जो है वो पेज रिफ्रेश नहीं होता। रिफ्रेश इज़ अदर थिंग, रेंडर इज़ अदर थिंग। तो ठीक है, तो कंपोनेंट जब रेंडर होता है तो यानी कि रिएक्ट ये देखता है, रिएक्ट का जो वर्चुअल डॉम है वो ये देखता है कि कहाँ पे चेंजेस आए हैं और फिर वो उसको रिप्लेस कर देता है। तो रेंडर में आपको ये ध्यान रखना है, इस चीज़ का पार्ट बस इतना है कि हो सकता है कि आपके जो कोड में यूज स्टेट हुक जो आपने यूज़ करा है उसकी वजह से आपका कंपोनेंट रेंडर हो रहा है दोबारा से। अब जब रेंडर हो रहा है तो वो हर बार इसको नया नाम आने, अगर आप इसे न्यू करके यूज़ करोगे ना तो ये हर बार इसको क्रिएट करेगा, बट आपको हर बार क्रिएट परफॉर्मेंस की वजह से नहीं करवाना। तो इसलिए आप क्या करवाओ, इसलिए आप सीधा इसको नल दो पहले, और फिर ये चेक करो कि क्या ऑलरेडी ये रेफ हुक है ऑलरेडी का, इसकी करंट वैल्यू जो है वो अगर नल है तो क्रिएट करो, अगर नल नहीं है तो ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा और आपके यूज रेफ हुक आप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और इसने बोला है कि अभी हमने देखा था ना ऊपर कि हमको ऐसा नॉर्मल लेवल पे नहीं करना चाहिए, ऐसा कि हमको मॉडिफाई नहीं करनी चाहिए वैल्यू, बट इस केस में आप कर सकते हो, क्योंकि देखो इस केस में करने पे आपका लॉजिक कुछ नहीं चेंज होगा। आप ठीक है, रिएक्ट में बेसिकली हम ये देखते हैं ना कि कोई ऐसी वैल्यू वगैरह ना लिख दें कि अगर आपका जो आउटपुट है वो चेंज है। अगर एक आप वैल्यू डाल रहे हो तो हमेशा उसी तरीके का आउटपुट आना चाहिए, तो प्योर फंक्शन होना चाहिए वो, तो उससे आपका नहीं होगा। इस वजह से हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है ट्रबल शूटिंग। तो आई कैन नॉट गेट अ रेफ टू अ कस्टम कंपोनेंट। सो ये बोल रहा है कि मैं एक रेफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ कंपोनेंट में। तो इसका देखो ये है कि आप ना ये ऐसे नहीं यूज़ कर सकते रेफ। आप इसमें इनपुट रेफ जो आपका यूज़ रेफ हुक है इसको आप रेफरेंस नहीं दे सकते इन केस ऑफ कंपोनेंट। मतलब ये पूरा इन्होंने कंपोनेंट यूज़ कर लिया ना, तो ऐसे नहीं कर सकते, आप उसको एलिमेंट्स में लगा सकते हो। तो इससे आपको, अगर आप ऐसे करोगे तो आपको ये एरर आएगा, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ओन कंपोनेंट्स होते हैं वो नहीं देते हैं इसको। तो इसको फिक्स करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे वैल्यू ले ली, ऑन चेंज ले लिया, और फिर यहाँ पे इनपुट के अंदर आपने ये वैल्यू और ऑन चेंज ऐसा कर लिया, एंड देन ऐड रेफ टू द लिस्ट ऑफ प्रॉप्स। तो देखो यहाँ पे आपने इसको एज अ रेफ, इस तरीके से आपने इसको कंपोनेंट में रिसीव कर लिया। इस तरीके से आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो कि आप डायरेक्ट यहाँ पे मत लगाओ, फिर यहाँ पे आप एज अ उसकी तरह तरीके से लगा सकते हो, एज अ प्रॉप्स की तरीके से लगा सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।